दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं और एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अंतर्गत अगर आपने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अच्छे से देख लिया है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अच्छे से देख लिया, तो अब आपको ज़रूरत है कि आप इसमें और आगे बढ़ें। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ पर मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्गत अध्यादेश है। अध्यादेश किन किन चीज़ों के लिए जारी किए जाएंगे, तो आप ये अध्यादेश वाला टॉपिक जरूर देख लें। क्लियर है? अगर आप यहाँ पर मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम एमपी विश्वविद्यालय जो एक्ट है, यहाँ पर एक्ट 1973 देख चुके हैं, है ना, 83 के नियम देख चुके हैं, तो अब जरूरी है कि अब यहाँ पर आप अध्यादेश को देख लें। सर, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर बहुत जल्दी इन चीज़ों को यहाँ पर सिखा दूंगा। चलिए, तो दोस्तों बने रहें। सबसे पहले अध्यादेश क्या होते हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम की 1973 की धारा 37 के अंतर्गत इनका वर्णन है। वैसे दोस्तों धारा पूरी 3 धारा लगेंगी यहाँ पर, 37 है, 38 है और 39 है ना। कुछ में इनकी प्रक्रिया दी है। अध्यादेश आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अध्यादेश में अंतिम अनुमोदन जो होता है, अंतिम अनुमोदन जो होता है वो समन्वय समिति का होता है। ये अंतिम अनुमोदन होता है। वैसे अध्यादेश लाने का काम ईसी करती है। ईसी समझते हैं आप, एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि यहाँ पर जो अध्यादेश कौन लाता है। अध्यादेश का जो यहाँ पर मानक अध्यादेश है, ये जो अनुमोदन जो समन्वय समिति करती है। क्लियर है? ये सभी विद्यालयों पर, मध्य प्रदेश के राज्य के सभी विश्वविद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। ये बात आपको समझनी होगी। अगर अध्यादेश कोई भी लागा तो सभी विश्वविद्यालयों में लागू होगा, और अध्यादेश अगर गलत है तो कुलाधिपति इसको निरस्त कर सकते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर दोस्तों समझनी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अध्यादेश किससे संबंधित चीज़ों से ला सकते हैं, तो ये जो छात्रों के प्रवेश हो गया, परीक्षा हो गया, दैनिक प्रशासन हो गया, छात्रावास हो गया, इनसे संबंधित चीज़ों पर अध्यादेश ला सकते हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा अध्यादेशों का वर्गीकरण। मध्य प्रदेश प्रशासन के 4 स्तंभ है। सबसे पहले अगर आप देखें अध्यादेशों का वर्गीकरण, अध्यादेशों के वर्गीकरण के लिए छात्र जीवन चक्र है। यहाँ पर अध्यादेश क्रमांक 4 है, 5, 6, 7 ये छात्र जीवन चक्र में। 4 में यहाँ पर प्रवेश है, 5 में यहाँ पर नामांकन, 6 में यहाँ पर परीक्षा और 7 में उपाधि। हाँ, और अगर परीक्षा सिलेबस से संबंधित कोई अध्यादेश अगर कार्य परिषद यहाँ पर या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पर लाती है तो वो विद्या परिषद से पूछ कर लाएगी। दोस्तों यहाँ पर अध्यादेश 11, अध्यादेश 15, अध्यादेश 19 पीएचडी, शोध और उत्कृष्टता से संबंधित है। और इसके बाद अध्यादेश 12 और 20 दोस्तों ये बहुत अंदर के अध्यादेश है। ये आप लोगों को कोई नहीं बताएगा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अनुशासन और वैकल्पिक शिक्षा, आचरण और पत्राचार पाठ्यक्रम से पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार, अध्यादेश क्रमांक 13 और 14। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ट्रिक से याद करेंगे अध्यादेश 4 से 7 तक। 4 अध्यादेश 4 में आगमन, आगमन किसका, छात्र का। सबसे पहले छात्र का प्रवेश होगा, फिर एकीकरण होगा, अध्यादेश 5। क्लियर है? इसके बाद मूल्यांकन होगा और साथ में उसका क्या होगा, निर्गमन होगा। इसको हम लोग अंदर समझते हैं। 4 में कह दिया अध्यादेश का छात्र का प्रवेश, आगमन का मतलब यही है दोस्तों, इसका प्रवेश हो गया। तो 4 के अंतर्गत क्वेश्चन आएगा। परीक्षा में क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएगा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्यादेश 4 में किसका वर्णन है, तो छात्र का प्रवेश है। छात्र का प्रवेश तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा हो सकती है, कोई परसेंटेज हो सकता है, कोई बेसिक क्राइटेरिया हो सकती है, जैसे कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 12th पास करना अनिवार्य है। तो ये मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों पर एक समान लागू होगा। विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों की पात्रता, प्रवेश पात्रता, समय सीमा सब इस पर इसके अंतर्गत आएंगी। अध्यादेश 5 नामांकन मतलब एनरोलमेंट और यहाँ पर माइग्रेशन से। क्लियर है? यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया, और अगर यहाँ पर माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन दोस्तों कब होता है, याद करें जब आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। वही माइग्रेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। द्वितीय चरण में होता है अध्यादेश 6 होता है परीक्षा संचालन का है। यहाँ पर मुख्य प्रावधान है परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्र तैयार करना, मूल्यांकन प्रक्रिया और परिणाम की घोषणा के नियम दिए गए हैं। अध्यादेश 7 में स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियां, यूजी और पीजी की यहाँ पर उपाधियां। ये अध्यादेश क्रमांक 7 है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर आप इसको देख रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर शोध एवं उत्कृष्टता, विश्वविद्यालय बौद्धिक शिखर सम्मेलन, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। अध्यादेश 11 पीएचडी से संबंधित है। अध्यादेश 15 छात्रवृत्ति और पदक से संबंधित है। अध्यादेश 19 सीधा याद कर ले, विशेष अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना से संबंधित अध्यादेश 19। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे पीएचडी। सबसे पहले पीएचडी में यहाँ पर पंजीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी, शोध कार्य होगा और मौखिक या फिर इसको मौखिक परीक्षा को वाइवा भी बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये इसका होता है अध्यादेश 19 के अंदर एक विशेष अध्ययन एवं शोध केंद्र की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय के अधीन विषय केंद्रों या विभागों की स्थापना करके उनके संचालन की गतिविधि है। शोध केंद्र इस तरीके से होंगे, एक शोध केंद्रों का कई उससे जुड़े होंगे। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आगे बात करते हैं इसी बिंदु पर। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अध्यादेश 15 छात्रवृत्ति और पदक। यहाँ पर मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी,
स्कॉलरशिप मिलेगी। कौन से छात्रों को जो मेरिट में आए हैं उन छात्रों को स्कॉलरशिप मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी। सर फेलोशिप क्यों मिलती? उच्च शिक्षा के लिए, कोई इससे भी ऊपर कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता तो उसको पढ़ने के लिए मिलेगी। क्लियर, ये आपको देखना है। मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल मिलते हैं। हालांकि ये जो गोल्ड मेडल होते हैं इनमें सिर्फ गोल्ड का पॉलिश होता है। चलिए, अनुशासन एवं विस्तार, परिसर के भीतर और बाहर, और राज्यपाल गोल्ड मेडल देने के लिए आते हैं। अगर वो मौजूद है तो, नहीं आएंगे तो फिर कुलपति देगा। अध्यादेश 12 अनुशासन एवं छात्र आचरण है। इसमें विश्वविद्यालय परिसर और छात्रावास का वर्णन है। मुख्य प्रावधान विश्वविद्यालय परिसर और छात्रावास में छात्रों के रहने के लिए आचार संहिता और अनुशासन बनाए रखना है। अध्यादेश 20 दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौशल विकास एवं पत्राचार पाठ्यक्रम है। डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत भी इसके अंतर्गत रखा गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र विस्तार महाविद्यालय का प्रबंधन। तो ये विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय के अंतर्गत कई सारे महाविद्यालय होते हैं, निजी महाविद्यालय भी होते हैं। तो देखिए यही यहाँ पर लिखा अध्यादेश 13। अध्यादेश 13 में महाविद्यालयों की संबद्धता है। मतलब निजी महाविद्यालय जैसे कि मान लीजिए कोई भी ले सकते हैं, आप जबलपुर ले सकते हैं, इंदौर ले सकते हैं। जबलपुर में आरडीबीबी है, आरडीबीबी से आसपास के कई जिले के प्राइवेट कॉलेज भी आएंगे। ऐसा जैसे डीएबीबी इंदौर में, तो इंदौर के आसपास के कई सारे कॉलेज, इंदौर के कई आसपास के कई सारे प्राइवेट कॉलेज, इंदौर के कॉलेज इसके अंतर्गत आएंगे। तो धारा 13 यही कहती है, सॉरी अध्यादेश 13 यही कहता है महाविद्यालयों की संबद्धता, महाविद्यालयों की संबद्धता। 14 यहाँ पर देखिए जितने भी गैर सरकारी कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, उनके शिक्षकों की सेवा शर्तें इसमें दी गई हैं, उनके नियम है ना, संहिता ये सब दी गई है। शक्ति का केंद्र दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, अध्यादेश में जो शक्ति का केंद्र है वो कार्य परिषद है। क्योंकि अध्यादेश तो 37 में दिया गया, लेकिन इसको बनाने की प्रक्रिया 38 में दी गई है। और अध्यादेश बनाने वाली, अध्यादेश देखिए यही क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, अध्यादेश बनाने वाली प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो अध्यादेश बनाने वाली प्राथमिक संस्था कार्य परिषद है। और लेकिन अगर अध्यादेश किसी सिलेबस, परीक्षा से संबंधित है, शैक्षणिक विषय से संबंधित है, तो फिर पहले विद्या परिषद से पूछ कर ही, मतलब जो प्रस्ताव है वो यहीं से उठेगा। पहले प्रस्ताव कौन देगा? अगर ये प्रस्ताव भी नहीं देगा तो कार्य परिषद नहीं बना पाएगी। पहले प्रस्ताव ये देगा, फिर ये आगे बनेगा। इसके बाद अध्यादेश समन्वय समिति के पास जाता है। समन्वय समिति भला ही वो किसी भी, मान लेते हैं इंदौर या भोपाल या जबलपुर, किसी एक यूनिवर्सिटी से, आरडीबीबी, डीएबीबी, बरकतुल्ला, कहीं से भी ये अध्यादेश उठकर आता है तो समन्वय समिति हर महाविद्यालय को ये भेज देगी, सबको इसको मानना पड़ेगा। ये पूरे राज्य के लिए प्रवेश प्रक्रिया एक सी होगी, सब कुछ एक सा होगा। पूरे विश्वविद्यालयों को एक सी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर इनमें कोई विरोधाभास है तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय के हित में ना होने पर अध्यादेश को निलंबित या रद्द करना। तो दोस्तों 5 मिनट में आप लोग यहाँ पर पूरा समझने वाले आज कि अध्यादेश, इसके बाहर अध्यादेश का कोई भी क्वेश्चन एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम जो कि 17 मई में है वो आपसे नहीं पूछेगा। वैधानिक यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यांत्रिकी देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कार्य परिषद धारा 38 के तहत अध्यादेश लाती है या अध्यादेश बनाती है। क्वेश्चन यही आएगा, अध्यादेश किस धारा के तहत बनते हैं? धारा 38 के तहत कार्य परिषद इनको बनाती है। और धारा 39 में विद्या परिषद, अगर विद्या परिषद से जुड़ा कोई विषय है, परीक्षा है, सिलेबस है, तो पहले प्रस्ताव ये देगी, फिर ये विश्वविद्यालय के कार्य परिषद इसको बनाएंगे। अध्यादेश 37 के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती हैं? तो दोस्तों अध्यादेश केवल इन्हीं वस्तुओं के लिए या विषय वस्तुओं के लिए आ सकता है। छात्रों का प्रवेश है, क्लियर है, उनकी छात्रों की फीस है, फीस के लिए, पाठ्यक्रम सिलेबस के लिए, छात्रावास प्रबंधन के लिए, परीक्षाओं के अंक के लिए, शिक्षकों के कर्तव्य के लिए, ये इसकी विषय वस्तु, इसको आप लोग देख सकते हैं। अध्यादेश की जीवन यात्रा क्या है? अध्यादेश कैसे आता है? तो धारा 37 के तहत अध्यादेश छात्रों की फीस, पाठ्यक्रम, सिलेबस इन सबको लेकर आता है। और यदि शैक्षणिक है तो विद्या परिषद से प्रस्ताव अनिवार्य है। ये धारा 39 में लिखा है। किसकी धारा 39? मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 39 में लिखा है। निर्माण प्रक्रिया कार्य परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसको बनाती है। और अंतिम अनुमोदन समन्वय समिति से होता है। समन्वय समिति जब इसे पास करेगी तो ये अपने आप ऑटोमेटिक सभी विश्वविद्यालयों में पहुंच जाएगा। और इस पर सर्वोच्च निर्णय जो नियंत्रण जो होगा वो कुलाधिपति का होगा, माननीय राज्यपाल का होगा। अगर उनको लगता है कि कुलाधिपति को ये विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, वो इसको रद्द कर सकते हैं, भला ही समन्वय समिति ने इसको पास कर दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरा अध्यादेश के बारे में आप लोगों को यहाँ पर समझना है। और एनईपी जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसके तहत अध्यादेश क्रमांक 4, 6 और 11 इनमें संशोधन करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यहाँ पर आ चुका था। इसके कारण अध्यादेश 4, 6 और 11 इन 3 अध्यादेशों में हमें यहाँ पर समन्वय करने की जरूरत पड़ी। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा सारांश है। सारांश क्या है? पहला सारांश ये है कि मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की किस धारा में अध्यादेश है? तो धारा 37 में अध्यादेश है। धारा 38 में कार्य परिषद इनका निर्माण करेगी। 39 में विद्या परिषद की शैक्षिक सीमा है और अनुमोदन समन्वय समिति करेगी। नियंत्रक
कुलाधिपति के पास निलंबन की शक्ति है। अध्यादेश हर चीज के लिए नहीं ला सकता। अध्यादेश के विषय पहले से निश्चित है। छात्र एक विषय 4, 5, 6, 7 के अंतर्गत जो अध्यादेश लाए गए अभी तक, अध्यादेश 4, 5, 6 इस छात्र से रिलेटेड है। शोध से रिलेटेड 11, 15, 19 है। अनुशासन से 12 और 20 है। और संबद्धता महाविद्यालयों की है ना, सरकारी महाविद्यालय से प्राइवेट कॉलेज जो संबद्ध है वो 13 में है। और 14 में प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की शर्तें लिखी हुई हैं। और आधुनिक परिदृश्य आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एनईपी 2020। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अध्यादेश कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब 2 चीज़ों की आपको जरूरत होगी, एक तो इसकी पीडीएफ और जितने भी ऐसे टॉपिक हैं, जैसे दोस्तों को परिनियम चाहिए आपको यहाँ पर, अगर आपको परिनियम चाहिए, नियम चाहिए, 1983 के परिनियम चाहिए, अध्यादेश चाहिए, तो आप गवर्नमेंट एग्जाम पोर्टल जो कि हमारा चैनल है इसको आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेंगे। गवर्नमेंट एग्जाम पोर्टल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर ले। ये बिल्कुल फ्री चैनल है, यहाँ पर कोई पेड क्लास नहीं है, ये केवल फ्री है आप लोगों के लिए। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्जाम निकालना चाहते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना, आपको केवल इसको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। और इससे क्या होगा, आपको डेली असिस्टेंट रजिस्ट्रार संबंधित जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। ये दोस्तों मेरा नंबर भी है 924431318151। इस पर आप लोग मुझे कॉल ना करें लेकिन मैसेज डाल सकते हैं अगर आप लोगों को कोई ज़रूरत है। तो 31 ये यहाँ पर 51 है, ठीक है ना, ये यहाँ पर 51 है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों ये पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा, मैं नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे देता हूँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ पड़ी हुई है, आप वहाँ से ले लीजिएगा, जरूर ले लीजिएगा ये पीडीएफ। ये 15-20 पेज की जरूर है लेकिन ये बहुत काम की है क्योंकि इसमें पूरा सार है। और दोस्तों ऐसे कई सारे मेरे पीडीएफ और वीडियो पड़े हैं, छोटे छोटे, आप एक टॉपिक को 5-5 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों एक क्विक डाइजेस्ट है, अगर आप 17 मई का एग्जाम निकालना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का इंटरव्यू दें, तो बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें ताकि आपको अगला वीडियो जो कि मैं कल देने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय परिनियम पर, वो आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।